ये ब्रह्मास्त्र का ब्राह्मा वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। एशिया माइनर में बोगज कोई नामक एक स्थान है, जहाँ से प्राप्त एक लेख में मित्र, वरुण, इंद्र और नास्त नामक वैदिक देवताओं के नाम हैं। वेदांगों की संख्या बताइए। वेदांगों की संख्या 6 है। वेदांगों की कुल संख्या 6 है। वेदों के अर्थ को अच्छी तरह समझने में वेदांग काफी सहायक होते हैं। वेदांगों की कुल संख्या 6 है, जो इस प्रकार है। शिक्षा, वैदिक वाक्यों को स्पष्ट उच्चारण हेतु उसका निर्माण हुआ। कल्प, वैदिक कर्मकांडों को संपन्न करवाने के लिए निश्चित किए गए। व्याकरण, इसके अंतर्गत समास एवं संधि आदि के नियम, नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग आदि के नियम बताए गए हैं। निरुक्त, शब्दों का अर्थ क्या होता है यह बतलाने वाले शास्त्र निरुक्त कहलाते हैं। छंद, वैदिक साहित्य को सही ढंग से उच्चारण एवं पाठ के लिए छंद की रचना की गई है। ज्योतिष, इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। कल्प 4 हैं। स्रोत सूत्र, इससे यज्ञ संबंधी विधि विधानों के विषय में जानकारी मिलती है। गृह सूत्र, इसमें इसमें गृहस्थ जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। धर्म सूत्र, इससे पता चलता है कि राजा एवं प्रजा दोनों का क्या कर्तव्य होना चाहिए। शुल्ब सूत्र, इसमें ज्यामितीय गणित के विषय में जानकारी मिलती है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है पास बैठना। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पास बैठना। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है समीप बैठना, अर्थात ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। उपनिषद से हमें दार्शनिक बातों के विषय में जानकारी मिलती है। उपनिषद को हम ब्रह्म विद्या, वेदों का सार या वेदांत के नाम से भी जानते हैं। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते एक उपनिषद से लिया गया है, जिसका नाम मुंडकोपनिषद है। उपनिषद की कुल संख्या 108 है। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? सामवेद में। सामवेद का संबंध संगीत से है। भारतीय संगीत के इतिहास के क्षेत्र में सामवेद का एक महत्वपूर्ण योगदान है। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं, जिनमें 75 के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से जनजातीय सभा समान रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? समिति। ऋग्वेद में समिति के का 9 बार उल्लेख मिलता है। समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज़ अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा गया है। राजा, जनजातीय सरदार के मुखिया के निर्वाचन में इसका मुख्य महत्वपूर्ण योगदान था। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत है? तंत्र है, मुंडकोपनिषद से। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते जिस उपनिषद से लिया गया उसका नाम मुंडकोपनिषद है। यम नचिकेता संवाद का वर्णन एक उपनिषद में मिलता है, जिसका नाम कठोपनिषद है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। इसमें वेदों का सार, ब्रह्म विद्या एवं वेदांत के नाम से भी जाने जाते हैं। उपनिषद से दार्शनिक बातों के विषय में जानकारी मिलती है। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत है। उपनिषद से हमें दार्शनिक बातों के बारे में जानकारी मिलती है। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते एक उपनिषद से लिया गया है, जिसका नाम मुंडकोपनिषद है। यम नचिकेता संवाद का वर्णन एक उपनिषद में मिलता है, जिसका नाम कठोपनिषद है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। इसे वेदों का सार, ब्रह्म विद्या एवं वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते एक उपनिषद से लिया गया है, जिसका नाम मुंडकोपनिषद है। मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से किया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में सर्वप्रथम जन्म एवं पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम ज्वालोपनिषद में चारों आश्रम के बारे में विषय में जानकारी मिलता है। काठक उपनिषद में आत्मा के अमरता का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? कौन थे? पाणिनि। पाणिनि संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था। पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण के सबसे प्राचीन पुस्तक मानी जाती है। अष्टाध्यायी पर महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था। अष्टाध्यायी पर महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था।
नेक्स्ट प्रश्न है, विषाणु डिस्कशन है, विषाणु पूर्ण परजीवी होते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन एवं आवास दूसरे जीव से ग्रहण करते हैं परजीवी पैरासाइट कहलाते हैं, जैसे जोंक, जू, विषाणु, अमरलता। वैसे जीव जो सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वैसे जीव मृतपोजीवी सेप्रोफाइट कहलाते हैं, जैसे कवक, बैक्टीरिया। प्राइमेट में मनुष्य का निकट संबंधी है, कौन है? गोरिल्ला। प्राइमेट में मनुष्य का निकट संबंधी गोरिल्ला है। चमगादड़, टिड्डे एवं कबूतर के पंख होते हैं, क्या होते हैं? समरूप होते हैं, एनोलॉजस होते हैं। चमगादड़, टिड्डे एवं कबूतर के पंख समरूप होते हैं। वैसे अंग जो हमारे पूर्वज में फंक्शंस में थे लेकिन अब हमारे शरीर में उनका कोई कार्य नहीं है, अवशेषीय अंग कहलाते हैं। अपेंडिक्स, निस्टेटेरिंग मेम्ब्रेन इत्यादि। वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे कहा जाता है सेप्रोफाइट्स। जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे सेप्रोफाइट कहा जाता है। अधिपादप इफेफाइट ऐसे पौधा जो पोषी पौधा पर रहता है या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का पौधा ऑर्किड है। सबसे छोटा बीज ऑर्किड का होता है। सरीसृपों का युग मेसोजाइक महाकल्प। सरीसृपों का युग मीसोजाइक महाकल्प था। मीसोजाइक महाकल्प या मध्यजीवी महाकल्प के त्रियासिक काल में स्थल पर बड़े बड़े रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ, इसीलिए इसे रेंगने वाले जीवों का काल कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद मोनोसैकराइड है। कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद कौन है? मोनोसैकराइड है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है? कौन है? प्रोटीन। शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक तत्व कौन है? प्रोटीन। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में। किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है? अमीनो अम्ल में। एमिनो अम्ल के रूप में प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है। शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है यकृत में, लीवर में। शरीर में यूरिया का संश्लेषण यकृत, लीवर में होता है। कीट का उत्सर्जी पदार्थ है यूरिक एसिड। कीट का उत्सर्जित पदार्थ यूरिक एसिड है। वैसे जीव जो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में यूरिक एसिड निकालता है एरोकोटेक्लिक कहलाता है। छिपकली, सांप, पक्षी, सरीसृप इत्यादि। वैसे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया निकालता है क्या कहलाता है? यूरिकोटेलिटी कहलाता है, जैसा संधारी। वैसे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में मुख्यतः अमोनिया निकालता है ये मोनोलेटेलिक कहलाता है, जैसे अमीबा, हाइड्रा, मछली। सभी कीट होते हैं, क्या होते हैं? सभी कीट यूरिकोटेलिक होते हैं। सभी कीट यूरिकोटेलिक होते हैं। रबो के रूप में सबसे पहला किस एंजाइम को तैयार किया गया? यूएरिएस का। रबो के रूप में सबसे पहले यूरिस एंजाइम को तैयार किया गया। लाइपेज फैट्स को फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल को परिवर्तित करता है। उत्सर्जन की इकाई क्या है? उत्सर्जन की इकाई नेफ्रॉन माना जाता है। किडनी की इकाई इसी को कह देते हैं, नेफ्रॉन को। और मस्तिष्क का जो इकाई बोला जाता है न्यूरॉन को। और किडनी की इकाई नेफ्रॉन या उत्सर्जन की इकाई क्या है? नेफ्रॉन। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, उसे क्या कहते हैं? उसे अणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे अणु कहा जाता है। उसे अणु कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन, यह एक ऐसा कण है जो परमाणु के चारों ओर किसी कक्षा में चक्कर लगाता है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1840 भाग होता है। इस पर इकाई ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा 1897 में किया गया। द्रव्यमान 9.108 10⁻³ kg होता है। एक एएमयू में 1.66 10⁻24 ग्राम होता है। आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 10⁻⁻19 कूलम्ब। प्रोटॉन, यह एक ऐसा कण है जो परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। इस पर कोई धन आवेश रहता है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है।
प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा 1886 में, जबकि रदरफोर्ड ने 1911 में। द्रव्यमान इसका 1.67 × 10⁻27 kg होता है। आवेश प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलम इसका आवेश होता है। सिल्वर हेलाइड का उपयोग फोटोग्राफी प्लेट में होता है क्योंकि वे रंगहीन होते हैं। सिल्वर हेलाइड का उपयोग फोटोग्राफी प्लेट में होता है क्योंकि वे रंगीन होते हैं। फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक रूप है, क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट है, Na2SA2O3 5H2O। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग कपड़ों में धोबियों के द्वारा चिन्ह बनाने वाली स्याहियों में किया जाता है। मतदान के समय मतदाताओं की अंगुलियों पर निशान लगाया जाता है। वृक्षों के समीप या उनके नीचे रात को नहीं सोना चाहिए क्योंकि वृक्ष रात के समय क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। वृक्षों के समीप या उनके नीचे रात में नहीं सोना चाहिए क्योंकि वृक्ष रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंगुल का अशुद्ध यस्क है, कौन है? पारा। हिंगुल HGS पारा का शुद्ध यस्क है। तांबा, तांबा का यस्क क्यूपराइट है। कॉपर ग्लास और कॉपर पाइराइट है। लोहा, लोहा का यस्क है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट और आयरन पाइराइट है। सीसा का यस्क PbS गैलेना है। वैज्ञानिक उपकरणों में परावैंगनिक किरणों को गुजारने के लिए सिलिका का शुद्ध क्रिस्टलीय रूप कौन है? क्वार्ट्ज यानी कांच। वैज्ञानिक उपकरणों में परावैंगनिक किरणों को गुजारने के लिए सिलिका का शुद्ध क्रिस्टलीय रूप क्वार्ट्ज कांच है। सोडा कांच को मृदु कांच या सॉफ्ट ग्लास भी कहा जाता है। पायरेक्स कांच या सोडियम सिलिकेट एवं बोरो सिलिकेट का मिश्रण है। इसका उपयोग थर्मामीटर तथा प्रयोगशाला में प्रयुक्त उपकरण बनाने में होता है। कपूर को आसानी से शोधन करने का प्रक्रम कौन है? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में ठोस सीधे गैस में बदल जाता है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रम के द्वारा कपूर को आसानी से शोधन किया जा सकता है। हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? एथिलीन। हरे फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग होता है। यह वृक्षों में गैसीय अवस्था में पाया जाता है तथा फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने वाला गैस है। घरेलू प्रयोग में शुद्ध रूप में अथवा मिश्र धातु के रूप में काम में लाई जाने वाली सर्वाधिक समान धातु कौन है? अल्मीनियम। अल्मीनियम घरेलू प्रयोग में से शुद्ध रूप अथवा मिश्र धातु के रूप में काम में लाई जाने वाली सर्वाधिक समान धातु है। प्राथमिक सोने की शुद्धता कितनी होती है? 24 कैरेट होती है। प्राथमिक सोने की शुद्धता 24 कैरेट होती है। तूफानों का सागर चंद्रमा के तल पर जलविहीन क्षेत्र को कहा जाता है। चंद्रमा का धरातल ऊबड़ खाबड़ है। चंद्रमा का सबसे ऊंचा स्थान लेवेंटीज पर्वत है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। विचार करना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा में एक प्रायद्वीप में है, ये सत्य कथन है। शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक संभाव्य है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। दोनों कथन सत्य है। चंद्रमा का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। बिल्कुल ये सत्य है। चंद्रमा की परिक्रमण एवं परिभ्रमण दोनों की अवधि 27.3 दिन है। यही कारण है हमें चंद्रमा का समान भाग हमेशा दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा का संपूर्ण सतह नहीं दिखाई पड़ता। चंद्रमा का केवल 59 भाग ही पृथ्वी पर दिखाई पड़ता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की अवधि के समय अवधि में कम है। बिल्कुल सत्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पहला कथन क्या है? ये जो पहला कथन है नहीं, गलत है। पहला कथन गलत है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा को समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा की समयावधि में कम है, ये गलत है। जबकि मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है।
मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में क्या है, कम है। अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड से। पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ पर 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से सूर्य की परिक्रमा करती है। इस प्रकार 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45 सेकंड में सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है। इसे वार्षिक गति कहते हैं। इससे पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन, दिन रात का छोटा होना संभव होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है, 70 गुने 10⁻15 किलोमीटर के दूर। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच औसत दूरी 3.84 लाख किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि की रेखा के सर्वाधिक निकट में है, बेरिंग जलडमरू मध्य। बेरिंग जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व में जाने पर एक दिन घट जाता है, जबकि पश्चिम में जाने पर एक दिन जोड़ लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है, कौन है, सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, 22 जुलाई को अपनाया था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। हमारी प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का अर्थ कौन इंगित नहीं करता है, तो ऑप्शन डी, जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी पर सामाजिक भेदभाव के बिना सभी नागरिकों के प्रति समान व्यवहार किया जाता है, यह नहीं इंगित करता है। प्रस्तावना गणराज्य का मतलब होता है राज्य का मुखिया एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाता है। राजनीतिक संप्रभुत्व लोगों में निहित है, न कि एक ही व्यक्ति में। किसी भी विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति में सभी सरकारी कार्यालय बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए खुले हैं। ए, बी, सी ये तीनों गणराज्य का अर्थ इंगित करता है, जबकि डी नहीं करता है। अनुच्छेद 15 कहता है जाति, धर्म, भाषा एवं लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, जबकि गणराज्य के लिए राज्य का मुखिया को निश्चित कार्य के लिए चुना जाना आवश्यक है। भारतीय गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति किसके द्वारा घोषित की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है। भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं हुआ है। राष्ट्रपति 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित करते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ का अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इस दिन भारतीय संविधान को लागू किया गया। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और संघ क्षेत्रों की सूची दी गई है, पहली अनुसूची राज्य एवं संघ शासित राज्य क्षेत्र एवं उसका न्यायिक क्षेत्र है। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, न्यायाधीश, सभापति इत्यादि का वेतन है। चौथी अनुसूची राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का बंटन। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन तथा नियंत्रण का उपबंध है। एक कथन और एक कारण दिया गया है, भारत एक सार्वभौम देश है, इसकी संसद दिल्ली में है। भारत एक सार्वभौम देश है और इसकी संसद दिल्ली में है। तो दोनों बात सही है, क्या है, दोनों के बाद दोनों सही है। भारत एक सार्वभौम देश है और इसकी संसद कहाँ है, दिल्ली में है। भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। फलतः भारत एक सार्वभौम देश है, संसद दिल्ली में है, लेकिन सार्वभौम से इसका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। भारत का एक धर्म निरपेक्ष स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिकों को कौन सा अधिकार प्राप्त है, अपनी इच्छा अनुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार। अनुच्छेद 25 के आधार पर भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, धर्म के आधार पर जीवन यापन कर सकते हैं। स्वयं को अभिव्यक्त करने का अधिकार अनुच्छेद 19 के ए में दिया गया है। इनमें से एक सामाजिक सिद्धांत क्या है जो यह समझाने का प्रयास करता है
क्यों समाज विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित पर कार्य करता है। कि समाज का निर्माण हो। संरचनात्मक व्यवहारिकता। संरचनात्मक व्यवहारिकता का सिद्धांत इसके लिए सबसे उपयोगी है। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है। भारतीय संविधान को। भारतीय संविधान के आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। जनतंत्र एवं धार्मिक निरपेक्षता भारत के संविधान की विशेषता है। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने राजवाड़े थे। 565। स्वतंत्रता भारत में राजवाड़ों की संख्या 565 थी, जिसे सरदार पटेल के प्रयास से भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। इसी कारण पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। भारत की राज्य की अवधि क्या दर्शाती है। स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक। जब विदेशी संसद के द्वारा बनाया गया कानून को देश में लागू किया जाता है तो उसे ही अधिराज तथा औपनिवेशिक राज कहते हैं। 15 अगस्त 1947 से 6 जनवरी 1950 तक भारत अधिराज रहा। इस समय भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर भारत का शासन चलता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरेनियम 235 नाभिक न्यूक्लियस में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की बल संख्या 235 होती है। यूरेनियम 235 नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या बल 235 होती है। एक भारी नाभिक के तत्क्षणिक विघटन की परिघटना को विघटनभिका कहलाती है। एक भारी नाभिक न्यूक्लियस के तत्क्षणिक विघटन की परिघटना को विघटनाभिका कहलाती है। परमाणु में नाभिक परिवर्तनों के फलस्वरूप किरणें कौन है तो गामा किरणें। परमाणु के नाभिक परिवर्तनों के फलस्वरूप तिरंगी किरणें गामा किरणें हैं। यूरेनियम के दो समस्थानिक यूरेनियम 92 और यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 प्रोटॉनों की संख्या एक समान होती है। प्रोटॉनों की संख्या एक समान। यूरेनियम के दो समस्थानिक देख लीजिए यहाँ प्रोटॉनों की संख्या क्या है, समान है, 92। चलिए, रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का प्रयोग जीवाश्म के आयु के निर्धारण में किया जाता है। रेडियो कार्बन का काल का प्रयोग जीवाश्म के आयु के निर्धारण के लिए किया जाता है। पृथ्वी का आयु का आकलन यूरेनियम काल निर्धारण हेतु किया जाता है। पृथ्वी का आयु का आकलन यूरेनियम काल निर्धारण से किया जाता है। पृथ्वी, पहाड़, चट्टान, पुरानी इमारतों इत्यादि का आयु यूरेनियम डेटिंग विधि से ज्ञात किया जाता है। समृद्ध यूरेनियम निम्नलिखित में से किस समस्थानिक में समृद्ध पाया जाता है। यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 समस्थानिक में समृद्ध किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में विबंधक का कार्य क्या है। द्वितीयक न्यूट्रॉनों को धीमा करना। नाभिकीय रिएक्टर में विबंधक का कार्य द्वितीयक न्यूट्रॉनों को धीमा करना है। प्रजनक ब्रीडर रिएक्टर वह है जिसमें विखंडनीय पदार्थ की जितनी खपत होती है उत्पादन उससे अधिक होता है। प्रजनक ब्रीडर रिएक्टर वह है जिसमें विखंडनीय पदार्थ की जितनी खपत होती है उत्पादन उससे अधिक होता है। परमाणु विस्फोट में अत्यधिक ऊर्जा निकलने का कारण क्या है। द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन है। परमाणु विस्फोट में अत्यधिक ऊर्जा निकलने का कारण द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन है। सूर्य में ऊर्जा का जनन की प्रक्रिया हाइड्रोजन का संलयन है। सूर्य में ऊर्जा जनन की प्रक्रिया हाइड्रोजन का क्या है, संलयन है। आइंस्टीन की खोज क्या है। प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं सापेक्षता का सिद्धांत। उन्होंने E = mc² दिया था। इस तरह से यह ब्रह्मास्त्र का वीडियो समाप्त हो गया। धन्यवाद।